तो चलिए आज विजुअल कम्युनिकेशन की दुनिया में एक सफर पर चलते हैं। हाँ, यानी दृश्यों के जरिए संवाद। बिल्कुल। हमारे पास सुमित बसेना के लिखे ग्राफिक डिजाइन के इतिहास पर एक अध्याय के कुछ अंश हैं और हमारा मकसद है ये समझना कि आज हम जो भी डिजाइन देखते हैं, चाहे वो किसी ऐप का इंटरफेस हो, हाँ, या किसी किताब का कवर, उसकी जड़ें हजारों साल पुराने इतिहास में कैसे फैली हुई हैं, गुफाओं की चित्रकारी से लेकर आज की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक। और ये जानना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि ग्राफिक डिजाइन सिर्फ आप कह सकती हैं सजावट नहीं है। सिर्फ सुंदर दिखने के लिए नहीं है। बिल्कुल, ये तो हमारे समाज का, हमारी संस्कृति का, तकनीक का, यहाँ तक कि राजनीति का भी आईना है। सही कहा। और ये समझने से कि डिजाइन समय के साथ कैसे बदला है, हमें आज की दुनिया को देखने का एक नया नजरिया मिलता है। बिल्कुल। तो चलिए इसकी परतों को खोलते हैं। शुरुआत करते हैं बिल्कुल शुरुआत से। उस समय से जब भाषा लिखी नहीं बल्कि बनाई जाती थी। तो सबसे पहले चलते हैं प्रागैतिहासिक काल में। जी। लास्को और अल्टामिरा जैसी गुफाओं के बारे में सोचिए। वहाँ जो चित्रकारी मिली है, हाँ, शिकार, जानवर। बिल्कुल। और उस समय के रीति रिवाजों को दिखाया गया है। देखने में तो ये बहुत खूबसूरत कला लगती है। लगती तो है, लेकिन यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ कला नहीं थी। ये एक तरह से कहानी कहने और जीवित रहने के लिए जरूरी जानकारी देने का एक तरीका था। अच्छा, जानकारी कैसे? जैसे कि कौन सा जानवर शिकार के लिए सही है, शिकार कैसे करना है, किन चीजों से खतरा है। ये ग्राफिक डिजाइन का जो मूल उद्देश्य है उसे दिखाता है। सूचित करना, समझाना। हाँ, और विचारों को व्यक्त करना। ये सिर्फ दीवारों पर बने चित्र नहीं थे, बल्कि उस दौर के सर्वाइवल गाइड थे, आप कह सकते हैं। अरे वाह, यानी आप कह रहे हैं कि ये दुनिया का पहला इन्फोग्राफिक था? बिल्कुल, बिना शब्दों के सिर्फ चित्रों से जानकारी देना। और फिर आई प्राचीन सभ्यताएं, जहां ये सब कुछ और ज्यादा व्यवस्थित हो गया। जैसे मिस्र में हायरोग्लिफिक्स। हाँ, जो दीवारों और दस्तावेजों पर राजाओं और देवताओं की कहानियां कहते थे। या फिर मेसोपोटामिया में कीलाक्षर लिपि, जो मिट्टी की पट्टियों पर होती थी। बिल्कुल, जो व्यापार का हिसाब किताब रखती थी। सिंधु घाटी की मोहरें भी इसी का उदाहरण है। सुमित बसेना यहाँ एक बहुत जरूरी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि अक्षर मालाओं से यानी अल्फाबेट से पहले विजुअल प्रतीक आए। विजुअल सिंबल्स, हाँ, इंसान ने लिखने से पहले चित्र बनाना सीखा। और ये बात आज भी कितनी सच लगती है। और संवाद का ये मूल आधार आज भी कायम है। जब हम सड़क पर रुकने का लाल निशान देखते हैं या अपने फोन पर किसी ऐप का आइकन टैप करते हैं, तो हम उसी प्राचीन विजुअल भाषा का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। एकदम सही। कमाल है। यानी जब मैं अपने फोन पर प्ले का वो तिकोना बटन दबाती हूँ तो मैं असल में हजारों साल पुरानी एक चित्र भाषा का इस्तेमाल कर रही हूँ, बिना एक भी शब्द पढ़े। आप बिल्कुल सही समझी। और इसी समझ से कहानी आगे बढ़ती है। जब समाज और जटिल हुआ तो सिर्फ चित्रों से काम चलना मुश्किल हो गया। हमें एक ज्यादा व्यवस्थित सिस्टम की जरूरत पड़ी। और यहीं से ग्रीक और रोमन के शास्त्रीय काल की शुरुआत होती है, जहां अक्षरमाला यानी अल्फाबेट सिस्टम्स का विकास हुआ। अब विचारों को व्यक्त करने के लिए एक स्टैंडर्ड सिस्टम था। हाँ, पत्थरों पर लिखे गए लेख और अक्षरों का वो संतुलित अनुपात, वो आज के हमारे सेरिफ टाइपफेस का आधार बना है ना? बिल्कुल। और यहाँ सेरिफ को समझना जरूरी है। सेरिफ मतलब अक्षरों के सिरों पर बनी वो छोटी छोटी लकीरें, जो सिर्फ सजावट नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। जब कारीगर छेनी से पत्थर पर अक्षर तराशते थे तो ये लकीरें उन्हें एक साफ सुथरा अंत देती थीं। और कमाल की बात यह है कि आज भी हजारों साल बाद वही छोटी लकीरें हमारी आंखों को पढ़ने में मदद करती हैं। हाँ, जिससे लंबी लंबी किताबें पढ़ना आसान हो जाता है। तो ये व्यवस्था और संरचना की और एक बड़ा बदलाव था। अब डिजाइन सिर्फ जानकारी नहीं दे रहा था, नहीं, बल्कि उसे एक व्यवस्थित, सुंदर और आप कह सकते हैं आधिकारिक तरीके से पेश कर रहा था। अक्षरों के बीच की जगह, उनकी ऊंचाई, उनकी मोटाई, इन सब पर ध्यान दिया जाने लगा। रोमन साम्राज्य के स्मारकों पर लिखे शब्द सिर्फ शब्द नहीं थे, वो शक्ति का प्रदर्शन थे। शक्ति, व्यवस्था और स्थायित्व का। वो कह रहे थे, हम यहाँ हैं और हम हमेशा यहीं रहेंगे। तो एक तरफ रोमन साम्राज्य में ये व्यवस्था और नियम बन रहे थे, लेकिन जब वो दौर खत्म हुआ तो ज्ञान और कला मठों की दीवारों के पीछे सिमट गई। हाँ, और यहीं से मध्ययुगीन काल की शुरुआत होती है, जहां डिजाइन का एक बिल्कुल अलग ही रूप देखने को मिला। बिल्कुल,
उस दौर की हाथ से लिखी गई पांडुलिपियों की कल्पना कीजिए। उन्हें मठों में भिक्षु तैयार करते थे और हर किताब अपने आप में एक अनोखी कलाकृति होती थी। गॉथिक अक्षर, सोने का काम, खूबसूरत चित्र। इन्हें बनाने में सालों लग जाते थे। डिजाइन यहाँ ईश्वर की भक्ति और कला का एक संगम था। लेकिन इनकी बहुत बड़ी सीमा थी, ये बेहद महंगे थे। और सिर्फ चर्च या राजघरानों तक ही सीमित थे। हाँ, आम लोगों की पहुंच से तो बहुत दूर थे। ज्ञान एक तरह से कुछ ही लोगों की जागीर बन गया था। और यही सीमा अगली बड़ी क्रांति की वजह बनी। जब ज्ञान को फैलाने की जरूरत महसूस हुई तो एक ऐसी तकनीक की जरूरत पड़ी जो उसे सस्ता और सुलभ बना सके। और फिर आई प्रिंटिंग प्रेस। सही। 15वीं शताब्दी में मूवेबल मेटल टाइप के आविष्कार ने ग्राफिक डिजाइन को और शायद पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। बिल्कुल। जो काम एक भिक्षु को एक किताब बनाने में सालों लगते थे, वो अब कुछ ही हफ्तों में सैकड़ों की संख्या में हो सकता था। इसका असर तो बहुत गहरा था। बहुत ज्यादा। किताबें तेजी से और सस्ती बनने लगी, जिससे लेआउट और फॉन्ट अब स्टैंडर्ड हो गए। मतलब हर कॉपी में एक जैसे दिखने लगे। और इसने टाइपोग्राफी को एक अलग विषय के रूप में स्थापित किया, अक्षरों को पढ़ने योग्य और आकर्षक बनाने की कला। और अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें तो डिजाइन हाथ से बनने वाली एक महंगी चीज से निकलकर जनसंचार का माध्यम बन गया। मास कम्युनिकेशन। बिल्कुल। शिक्षा और साक्षरता का प्रसार तो इसी की देन है। सही कहा आपने। प्रिंटिंग प्रेस ने ज्ञान को कुछ लोगों के हाथों से निकालकर आम जनता तक पहुंचा दिया। ये डिजाइन के इतिहास का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक क्षण था। तो ज्ञान अब फैल रहा था और फिर आई औद्योगिक क्रांति। हाँ। 18वीं 19वीं सदी में मशीनें, बड़े बड़े कारखाने और बड़े बाजार आए। शहर बढ़ रहे थे और हर कोई अपना सामान बेचना चाहता था। इस माहौल ने डिजाइन को एक नया मकसद दिया। और वो मकसद था ध्यान खींचना। ध्यान खींचना। बिल्कुल। इस दौर का विक्टोरियन डिजाइन बहुत बोल्ड और सजावटी था। मैंने देखे वो पोस्टर। एक ही पोस्टर में 10 तरह के फॉन्ट, खूबसूरत बॉर्डर, जटिल चित्र। हाँ, सब कुछ बहुत अलंकृत था। ऐसा लगता था जैसे हर डिजाइनर चिल्ला चिल्ला कर कह रहा हो, मुझे देखो, मेरा साबुन खरीदो। ये उस दौर का विजुअल शोर था। लेकिन यहाँ एक जरूरी सवाल उठता है जिसका जिक्र स्रोत में भी है। क्या ज्यादा सजावट का मतलब बेहतर संवाद है? नहीं। और ये उस दौर ने साबित कर दिया। जब हर कोई चिल्लाता है तो किसी की भी आवाज साफ सुनाई नहीं देती। और मजे की बात यह है कि ये विजुअल शोर आज भी जिंदा है। अच्छा, कैसे? कभी कोई ऐसी वेबसाइट देखी है जहां पॉपअप, बैनर और ऑटो प्ले वीडियो एक साथ चल रहे हो? हाँ, बिल्कुल देखिए। वो विक्टोरियन सोच का ही डिजिटल अवतार है कि ज्यादा का मतलब बेहतर होता है। तो क्या हम कह सकते हैं कि डिजाइन का इतिहास सिर्फ स्टाइल का नहीं, बल्कि शोर और शांति के बीच की लड़ाई का भी इतिहास है? अरे वाह, क्या बात कही है। बिल्कुल कह सकते हैं। और इसी विजुअल शोर की प्रतिक्रिया में 20वीं सदी की शुरुआत में आधुनिक कला आंदोलनों का जन्म हुआ, जिन्होंने इस शोर को शांत करने की कोशिश की। एग्जैक्टली। तो इस सजावटीपन के जवाब में सबसे पहले आया आर्ट नूवो। आर्ट नूवो, हाँ। यह औद्योगिक क्रांति की कठोरता के खिलाफ एक नरम और कलात्मक विद्रोह था। इसने प्रकृति से प्रेरणा ली। बहने वाली रेखाएं, फूलों और पौधों जैसे आकार। हाँ, ऐसा था जैसे डिजाइन ने मशीनों से मुंह मोड़कर वापस जंगलों की ओर देख लिया हो। ये एक खूबसूरत लेकिन छोटा दौर था। हाँ। असली बदलाव तब आया जब जर्मनी में बाउहाउस नाम का एक डिजाइन स्कूल खुला। बाउहाउस, इनका सिद्धांत तो बहुत मशहूर है। फॉर्म फॉलोज फंक्शन। हाँ, यानी रूप हमेशा कार्य के अनुसार होना चाहिए। बिल्कुल। उन्होंने सारी गैर जरूरी सजावट हटा दी। और इसका असर आज हम हर जगह देखते हैं। जब हमारा फोन बिना किसी फालतू ग्राफिक्स के सिर्फ काम की चीजें दिखाता है, या जब हम किसी वेबसाइट पर आसानी से बाय नाउ का बटन ढूंढ लेते हैं, तो वो बाउहाउस की ही सोच है। बिल्कुल। डिजाइन को सुंदर होने से पहले उपयोगी होना चाहिए। उन्होंने सैंस सेरिफ टाइपोग्राफी को लोकप्रिय बनाया। बिना छोटी लकीरों वाले अक्षर जो आज हमें बहुत साफ और आधुनिक लगते हैं। हाँ, बाउहाउस ने कहा, डिजाइन कोई जादुई कला नहीं है, यह समस्याओं को सुलझाने का एक तर्कसंगत तरीका है। लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या इस फॉर्म फॉलोज फंक्शन के चक्कर में डिजाइन बहुत बोरिंग और बेजान नहीं हो गया? ऐसा नहीं लगा कि सारी कला ही खत्म कर दी? ये एक बहुत अच्छा सवाल है और यही सवाल आगे चलकर एक नए आंदोलन की वजह बना। ओके। लेकिन उससे पहले एक और स्टाइल आया जो बाउहाउस की सादगी और विक्टोरियन सजावट के बीच का रास्ता था, आर्ट डेको। 1920 और 30 का दशक, जैज, रफ्तार और आधुनिकता का दौर। बिल्कुल। इसमें समरूपता थी,
ज्यामितीय पैटर्न और बोल्ड रंग थे। न्यूयॉर्क की क्राइसलर बिल्डिंग इसका बेहतरीन उदाहरण है। यह लग्जरी और भविष्य के विश्वास का प्रतीक था। और एक आंदोलन था डी स्टिल, जो शायद सादगी की पराकाष्ठा था। हाँ, वो मिनिमलिज्म, मतलब चीजों को बिल्कुल सिंपल रखने की सोच का सबसे बड़ा उदाहरण था। इसे कैसे समझे? यूं समझिए जैसे किसी ने पूरे डिजाइन को सिर्फ बच्चों के खेलने वाले लाल, पीले, नीले ब्लॉक्स और सीधी पट्टियों से बनाया हो। उनका मानना था कि अगर आप किसी भी विचार को उसके सबसे सरल रूप में दिखा सकते हैं तो वही सबसे सच्ची कला है। तो कुल मिलाके इन सभी आधुनिक आंदोलनों ने डिजाइन को उद्देश्यपूर्ण, संरचित और तर्कसंगत बना दिया। हाँ, डिजाइनर अब सिर्फ एक कलाकार नहीं बल्कि एक इंजीनियर और एक रणनीतिकार भी बन रहा था। और जैसा मैंने पहले पूछा था, क्या ये सब कुछ ज्यादा ही नियम कानून वाला और बोरिंग हो गया था? बिल्कुल। 20वीं सदी के अंत तक कई डिजाइनरों को ऐसा ही लगने लगा और यहीं से उत्तर आधुनिकतावाद यानी पोस्ट मॉडर्निज्म की शुरुआत हुई। अच्छा, मॉडर्निज्म ने कहा था कम ही ज्यादा है, तो पोस्ट मॉडर्निज्म ने कहा कम उबाऊ है, लेस इज अ बोर। हाँ, इसमें टूटे हुए ग्रिड, प्रयोगात्मक टाइपोग्राफी और व्यक्तिगत अभिव्यक्ति पर जोर दिया गया। ये नियमों पर आजादी की जीत थी। सोचिए, मॉडर्निज्म ने हर चीज को इतना साफ, इतना परफेक्ट और मशीनी बना दिया था कि डिजाइन में से इंसानियत ही गायब हो रही थी। पोस्ट मॉडर्निज्म ने कहा नहीं, डिजाइन में मजाक हो सकता है, गलतियां हो सकती हैं, भावनाएं हो सकती हैं। ये एक तरह से डिजाइन की वापसी थी, लैब से निकलकर वापस गली मोहल्लों में। और फिर आया डिजिटल युग, पर्सनल कंप्यूटर, एडोब जैसे डिजाइन सॉफ्टवेयर और फिर इंटरनेट, जिसने सब कुछ बदल दिया। हाँ, बिल्कुल। जो काम पहले हाथों से या बड़ी बड़ी मशीनों से होता था वो अब एक डेस्कटॉप पर होने लगा। इसने डिजाइन की दुनिया में हर किसी को आने का मौका दिया। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव शायद ये आया कि डिजाइन अब कोई स्थिर चीज नहीं रही। सही पकड़ा। एक पोस्टर हमेशा एक जैसा दिखता है, लेकिन एक वेबसाइट या ऐप आपके क्लिक करने पर बदल जाता है। और यहीं से यूआई और यूएक्स का जन्म हुआ, यूजर इंटरफेस और यूजर एक्सपीरियंस। हाँ, और ये एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव था। अब ये दिखता कैसा है से ज्यादा जरूरी हो गया, ये काम कैसे करता है और इसे इस्तेमाल करके महसूस कैसा होता है। बिल्कुल। आज के डिजाइनर की भूमिका पूरी तरह बदल गई है। सुमित बसेना यहाँ कहते हैं कि अब वो एक प्रॉब्लम सॉल्वर भी है, एक कहानीकार भी और एक टेक्नोलॉजिस्ट भी। और इसका सबसे ताजा उदाहरण है एआई की मदद से बनने वाले डिजाइन। हाँ, जहां डिजाइनर का काम सिर्फ बनाना नहीं बल्कि मशीन को सही निर्देश देना और उसके साथ मिलकर काम करना हो गया है। सही कहा। एआई एक नया टूल है, ठीक वैसे ही जैसे कभी पेंसिल थी या प्रिंटिंग प्रेस या फिर कंप्यूटर। ये डिजाइनर की जगह नहीं ले रहा बल्कि उसकी क्षमताओं को और बढ़ा रहा है। तो ये था हमारा सफर, गुफा की दीवारों से लेकर एआई जनरेटेड विजुअल्स तक। और इस पूरे सफर में एक बात साफ दिखती है। क्या? कि डिजाइन हमेशा समाज, तकनीक और संस्कृति के साथ विकसित होता है। जब समाज को कहानियों की जरूरत थी तो गुफाओं में चित्र बने। जब ज्ञान को फैलाने की जरूरत पड़ी तो प्रिंटिंग प्रेस आई। और जब बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ी तो विज्ञापन का जन्म हुआ। और इसीलिए इस इतिहास का अध्ययन करना सिर्फ पुरानी शैलियों की नकल करने के लिए नहीं है, बल्कि विजुअल थिंकिंग सीखने के लिए है। हाँ, ये हमें ये समझने में मदद करता है कि एक खास तरह का फॉन्ट क्यों शक्तिशाली लगता है या एक खास रंग योजना क्यों शांति का एहसास कराती है। ये हमें गलतियों से बचने में भी मदद करता है। बिल्कुल, बेहतर कॉन्सेप्ट बनाने और सांस्कृतिक संदर्भ को समझने में मदद करता है ताकि हमारा डिजाइन सिर्फ सुंदर ना हो बल्कि प्रभावी भी हो। अंत में स्रोत की उस एक पंक्ति के साथ बात खत्म करते हैं जो सब कुछ बयां कर देती है। भविष्य को डिजाइन करने के लिए आपको अतीत को समझना होगा। यहाँ एक विचार छोड़ जाते हैं, प्रिंटिंग प्रेस से लेकर एआई तक हर नई तकनीक ने डिजाइन को नया रूप दिया है, संवाद को और आसान बनाया है। हाँ, लेकिन इन सभी अलग अलग शैलियों के पीछे संवाद की वो कौन सी बुनियादी मानवीय जरूरत है जो गुफा चित्रकारी से लेकर आज के दौर के ऐप्स तक हमेशा एक जैसी रही है? क्या वो कहानी कहने की जरूरत है, जुड़ने की जरूरत है, या फिर दुनिया को समझने और समझाने की जरूरत है? और अगली तकनीकी क्रांति इस जरूरत को कैसे बदलेगी?